नमस्कार दोस्तों। मैं अमर यादव आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लास कर रहे हैं और इसमें हम लोग ग्राफ और तालिका की बात करेंगे। तो ग्राफ और तालिका की बात करें तो डीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पेट के एग्जाम में आपको लगभग 4 डीआई देखने को मिलती है, जिसमें से बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट या टेबुलर फॉर्म में डीआई, कई सारी डीआई आपको देखने को मिलती है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन में आपको 20 में 20 क्वेश्चन करने का एक बहुत ही अच्छा मौका होता है पेट के पेपर में। जो सबसे प्लस पॉइंट है वो यही है कि आपकी डीआई 20 नंबर की आती है, और वो भी बहुत ही बेसिक सी डीआई पूछी जाती है। बेसिक सी का मतलब कि बहुत नॉर्मल, ना ही ज्यादा कैलकुलेशन होती है और ना ही हमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें लगाना पड़ता है। तो इसकी तैयारी आप थोड़ा अच्छे से अगर कर लेंगे तो लगभग 20 में 17, 18 और 20 में 20 नंबर आप पूरे के पूरे कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के होते हैं, थोड़ा सा आपको समझ के क्वेश्चन करना पड़ता है और आसानी से नंबर पाए जा सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो नंबर 5 है, एपिसोड नंबर 5। इसके पहले हम लोग 4 वीडियो और बना चुके हैं। आपको अगर कुछ बेसिक जानकारी चाहिए पेट की डीआई के बारे में तो आप इसका वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। उसमें हमने स्टार्टिंग में पहले डीआई को सॉल्व करने के कई सारे ट्रिक्स मेथड बताए हैं, जो आपको यहाँ पे इम्प्लाई करने पे बहुत ही आसानी से महसूस होगी। तो जितने भी हमारे मित्र वीडियो को देख रहे हैं सभी वीडियो शेयर करें, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से आगे वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। वीडियो सही लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो आप वैसे भी नहीं भूलेंगे। तो हम आते हैं अपने आज के फर्स्ट डीआई पे या फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कुछ इस प्रकार है आपके सामने। यहाँ पे एक डीआई दिया हुआ है, लाइन ग्राफ दिया है एकदम सिंपल सा, और क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन का आंसर आपको ये डीआई देख के बताना है। देखते हैं अगर आप ध्यान से, तो सीमेंट का उत्पादन दिया हुआ है कई सालों में, 2009 से लेके 2020 तक। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें अगर हम एक बार फिर से करना चाहें, अगर डीआई को आप अच्छे से और जल्दी से जल्दी हैंडल करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपको टेबल बहुत अच्छी आनी चाहिए। जितना ज्यादा आप अच्छे से, या देसी भाषा में टेबल आनी चाहिए, जितनी अच्छी से आप टेबल, जो जितना ज्यादा कमांड हासिल करता है टेबल पे, उसकी हर एक फील्ड में जो कैलकुलेशन होती है वो मजबूत हो जाती है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम को भी यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम, डिजिटल सम सब लोग जानते होंगे, सब लोग अर्थमेटिक पढ़ के आए हैं। डिजिटल सम के साथ साथ अप्रोक्सीमेशन भी कई जगह हम यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेशन और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज करना पड़ जाता है। डिजिटल सम हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया और टेबल हो गई, इसके साथ में ही और आपको अच्छे से दो चैप्टर है हमारे अर्थमेटिक के, वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक रेशियो और एक चैप्टर है परसेंटेज। रेशियो परसेंटेज के क्वेश्चन डीआई में आपसे कई बार, हर एक डीआई में कोई ना कोई क्वेश्चन रेशियो या परसेंटेज पे तो अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए ये दो चैप्टर आपको थोड़ा सा अच्छे से आने चाहिए। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, या परसेंटेज या रेशियो निकालना, बस बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो शुरू करते हैं हम थोड़ा सा आज का अपना वीडियो। यहाँ पे डीआई नंबर फर्स्ट में आपको दिया है सीमेंट का उत्पादन। इसको आप सब लोग क्या करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठिए सबसे पहले और खुद सॉल्व करिए, उसके बाद इसको सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डीआई समझ लेते हैं एक बार। दिया हुआ है, मतलब जो ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है कि सीमेंट का उत्पादन दिया हुआ है, और ये हमारे पास दो एक्सेस हैं, दो अक्ष हैं, और एक अक्ष पे ईयर्स दिए गए हैं सन। एक अक्ष में क्या दिया गया है, ईयर।
2009 से 2010, 2010 से 2011, 2011 से 2012, 2012 से 13, इस टाइप में 2019 से 20 तक, ये इतने ईयर दिए गए हुए हैं। और हर साल मिलियन टन में सीमेंट का उत्पादन दिया गया है। जैसे 2010 की बात करें, फर्स्ट वाला आप देखिए, 2010 में 42 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है, 2011 में 44 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है, 2012 में 58 मिलियन टन का उत्पादन होता है, 2013 में 55 मिलियन टन का होता है, 2014 में 90 मिलियन टन का होगा, 2015 में 98 मिलियन टन। इसी तरह से सारे साल में उत्पादन दिया हुआ है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पढ़ के इसका फटाफट आंसर दे सकते हैं कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, मतलब किस साल उत्पादन सबसे ज्यादा घटा है। द प्रोडक्शन फेल डाउन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द ईयर। तो घटा कहाँ कहाँ पे है, अगर ये देखते हैं तो एक तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे उत्पादन घटा है क्योंकि ग्राफ नीचे की ओर गिरा है। यहाँ पे उत्पादन घटा है, देखिए ये भी ग्राफ नीचे की ओर गिरा हुआ है। और इसके साथ ही एक उत्पादन इस वर्ष घटा हुआ है और उत्पादन इस वर्ष घटा हुआ है। तो 4 सालों में ऐसा हुआ है जब उत्पादन की मात्रा घटी है। लेकिन इन 4 सालों में सबसे ज्यादा किस साल घटी है, तो ये आपको देख के ही आइडिया लग गया होगा कि ये 2016, 2015 से लेके 2016 के बीच में उत्पादन का स्तर सबसे ज्यादा घटा हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे सेम ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एक पाई चार्ट से आपको, एक ग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस सेकंड क्वेश्चन है इस ग्राफ का। तो यहाँ पर भी देखिए पूछा गया है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि, वहां पे अधिकतम कमी पूछी गई थी और यहाँ पे अधिकतम वृद्धि। तो अब आप ग्राफ को अवलोकन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो देख लो इंक्रीमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो ये एक इंक्रीज हुआ है, एक इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, और एक ये हुआ है, एक ये हुआ है। कम से कम 1 2 3 4 5 6 जगह इंक्रीमेंट हुआ है। छः छः 6 साल में प्रोडक्शन बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन इन 6 सालों में सबसे ज्यादा किस साल हुआ है, तो सबसे बड़ा अगर गैप गैप देखेंगे तो आपको ये गैप दिख रहा होगा। मतलब 2013 से लेके 2014 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो 2013 से 2014 में ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन था। आप बिना भी किसी कैलकुलेशन के इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं डीआई में। पेट की डीआई तो बहुत सिंपल होती है। इसके बाद हम लोग थोड़ा और अच्छी डीआई लेंगे जिसमें थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। सीमेंट का उत्पादन, फिर से वही बात, ग्राफ दिया हुआ है। पूछा गया है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था। पहले 3 साल के दौरान औसत उत्पादन क्या था। तो औसत या एवरेज आपको पता होगा क्या होता है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें 3 साल का, तो 3 साल को जोड़ लीजिए पहले। उत्पादन 42 प्लस 44 प्लस 58, और 3 साल की बात कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको आप ऐड करेंगे, 4 2 6, 8 6 14, 144 आ जाएगा अपॉन 3। 3 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 48। 48 सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं पहले, उसके बाद इसका आंसर देखिए। अपनी पेन कॉपी लेके साथ में बैठिए और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन दिया है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। मतलब किस साल सीमेंट सबसे ज्यादा उत्पादित हुई है। तो आपको ऊंचा ग्राफ सबसे कहाँ पे दिख रहा है, सबसे ऊंचा कहाँ पे दिख रहा है, ये 98। तो 98 किस साल हुआ है, 2014 से 2015। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ष 2011-12 के दौरान, ये 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत
पिछले वर्ष की तुलना में था। तो 11-12 के दौरान जो वृद्धि हुई है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी ज्यादा हुई है? 2011-12 ये दिख रहा है आपको। इस वर्ष उत्पादन हुआ है 58 मिलियन टन। उसके पहले वाले साल में उत्पादन हुआ है 44 मिलियन टन। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 44 से 58 कितना इंक्रीज हुआ है? तो आप कहेंगे 58, 14 मिलियन टन का उत्पादन बढ़ गया पिछले साल की तुलना में। 2010 से 2011 से की तुलना में 2011 से 2012 में 14 मिलियन टन का उत्पादन बढ़ गया है। तो 14 इंक्रीज हुआ है कितने पे? 44 पे, पिछले वर्ष की तुलना में पूछा गया है, और इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 700/22, 700/22। अब अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगता है। अब 22 को अगर आप 20 थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं, ठीक, तो ये हमारे पास आएगा 35। लेकिन 20 एक्चुअल में 22 नहीं है। 22 क्या, 20 नहीं है, 22 है। 20 से थोड़ा सा बड़ा है। अब जब डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा 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 होता जाता है, तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो छोटी होती जाती है। तो जो हमारा एक्चुअल आंसर आएगा वो 35 से हल्का सा कम आएगा। 35 से कम आएगा, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? 35 से कम वाला ऑप्शन नंबर ए। 35 से तो ज्यादा जा ही नहीं सकता है, क्योंकि 20, अगर अपॉन में 20 होता तब 35 जा रहा है, लेकिन 22 है तो 35 से और कम होगा। तो 31.8% होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसको अगर आप भाग करेंगे प्रॉपरली 22 और डिवाइडेड बाई 700, तो आपके पास क्लियर आंसर भी मिल जाएगा। तो यही अप्रोक्सीमेशन होता है कि हम आगे पीछे थोड़ा सा घटा बढ़ा के और उसके आसपास की वैल्यू आंसर निकाल लेते हैं। ऑप्शन दूर दूर हैं और अब आसानी से हमारा आंसर मिल जाता है। अब जितनी देर में आप भाग करते हैं उतनी देर में हमने आंसर आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। नेक्स्ट डीआई है क्वेश्चन नंबर 6 आज का। इसको आप, इसमें दिया गया है कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे किसी चीज को आयात किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, और 2013 से 14 में वो 700 करोड़ रुपए की है। ठीक है, 2014 से 2015 के बीच में जो खरीदा गया है वो 900 करोड़ रुपए का। 2015 से 16 के बीच में 1200 करोड़ का। फिर इसी तरह अगले साल भी 1200 करोड़ का, फिर अगले साल 1300 करोड़ का इंपोर्ट है, और अगले लास्ट ईयर में 2000 करोड़ का इंपोर्ट है। तो ये आयात किया गया है बहुत करोड़ों रुपए में, और उसके आधार पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो वर्ष 2014 से 2015 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत क्या हुई? तो 2014-15 में क्या है? 2014-15 में 900 है। 2014 से 15 के बीच में जो इंपोर्ट है वो 900 है, और 2015 से 2016 के बीच में इंपोर्ट क्या है? 2015-2016 ये 1200 है। तो कितना इंक्रीज हुआ है? तो आप कहेंगे 300 का इंक्रीज हुआ है, 300 करोड़ का। कितने पे हुआ है? 900 पे हुआ है। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग, ये सबको पता है, इसीलिए बोलते हैं परसेंटेज आना चाहिए। तो 1/3 इंटू 100 मतलब 33.3% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप सॉल्व करिए, फिर इसका हम आंसर कराते हैं। फटाफट सॉल्व करिए अपने कॉपी पेन पे, और इसका आंसर कमेंट करिए, तब जाके इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देता है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आप लोग गलत करके आते हैं, इसीलिए इस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं आपका।
दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास पूछा गया था कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में क्या है। मतलब सभी वर्षों के लिए जो इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब जो वृद्धि हुई है, जो इंक्रीज हुआ है, उसका औसत पूछ रहा है। तो प्रति वर्ष क्या क्या इंक्रीज हुआ है ये हम निकाल लें, फिर उसका औसत निकाल लेंगे। तो अगर सबसे शुरुआत की बात करें 2014 से 2015 के बीच में कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो 7 करोड़, 700 करोड़ से 900 करोड़ हो गए, मतलब 200 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। फिर अगले वर्ष बात करते हैं, 900 करोड़ से 1200 करोड़ हो गए, मतलब 300 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। 1200 से 1200 ही रहा है, मतलब 0 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। 1200 से फिर 1300 करोड़ हो गया, मतलब 100 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। 1300 से 2000 हो गया, मतलब 700 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब इसी का औसत हमें फाइंड आउट करना है, इसी का एवरेज हमें निकालना है। तो इसको ऐड कर लीजिए, 200 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 700, टोटल कितने डाटा है? टोटल डेटा है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। इसको जब ऐड करेंगे टोटल हमारे पास, तो 3 2 5, 5 6 6 6 12, 1300। 1300 डिवाइडेड बाई 5। 5 से इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 260 आ जाएगा। 260 करोड़ रुपए एवरेज आ गया इसका। इंक्रीमेंट का एवरेज आया है, वृद्धि का औसत। ठीक, बस इतना सा था, सिंपल सा। अब होता क्या है, यहाँ पे गलती क्या होती है कि जो हर साल का उत्पादन या आयात है, जैसे 700 करोड़, 900 करोड़, 1200 करोड़, फिर 1200, 1300, इसका एवरेज निकाल के रख देते हैं। तो इसका एवरेज निकालने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। इनमें से कोई नहीं लगा के चले आओगे, गलत हो जाएगा। फिर इसको देखोगे, अरे इसमें तो जो इंक्रीज हुआ है, जो वृद्धि हुई है, उसका औसत निकालना है। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे पूछा गया था आपसे, विगत वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। मतलब कितने वर्षों में एक्स का जो आयात है, एक्स के औसत आयात से अधिक है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले आयात का औसत। क्या निकालना होगा? आयात का औसत। अब आयात का औसत निकालने के लिए आपको ये सारा जोड़ना पड़ेगा, जो भी आपके पास हर साल आयात हुआ है, जितने करोड़ रुपए का। तो 700 में हम डायरेक्टली जोड़, 700 में 900 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1600। 1600 में 1200 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2800। 2800 में फिर से 1200 जोड़ेंगे तो 28 और 2 30, 40, मतलब हाँ 4000। 4000 में जब आप 1300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 5300। 5300 में जब 2000 जोड़ेंगे तो 7300। तो यहाँ पे एवरेज जो आएगा वो 7300 अपॉन टोटल कितने ईयर्स हैं? 6, तो 6। जब आप डिवाइड करने चलेंगे इसको तो आपको मिलेगा 6 कम 6, 6 2 12, और 10 बचेगा। 6 कम 6, 6 कम 6 7 13। यहाँ पे 40 हो जाएगा। 6 3 18, 6 5 30, 6 6 36। तो 1216.66 आएगा आपको। ठीक है, 1216.66 ये एवरेज आया, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे भी इसका काम आ सकता है। ये टोटल का एवरेज है, कितना एवरेज उत्पाद मतलब आयात हो रहा है। अब कह रहा है इस एवरेज से कितने सालों में ज्यादा, इस औसत से कितने सालों में ज्यादा आयात हुआ है। तो औसत आयात जो है वो 1216 है। 1216 से कितने सालों में हुआ है? 1301 और 2002, मतलब 2 साल ऐसे हैं जिसमें आयात है वो उसके औसत से ज्यादा है। तो 2 साल इसका आंसर हो जाएगा कि 2 वर्षों में, 2 वर्षों का आयात जो है वो इसके औसत आयात से ज्यादा है। ठीक है, तो औसत 1216.66, इसको याद रखिएगा, 1216.66। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
इसका आंसर आप दे सकते हैं, अपने आप आंसर दीजिए इसका। देखिए क्या दिया हुआ कि x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। ये सोच, आप सोच रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, कितनी बढ़िया, मतलब इतनी आसान डीआई कहाँ आएगी। तो ये आपके 2021 पेट का जो पेपर हुआ था उसी की डीआई है। अब सोचिए कितनी आसान डीआई आती है। 2021 पेट सेकंड शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट की ये डीआई है, बहुत ही आसान है। कितना आसान देते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल भी बढ़ाएंगे, 2022 की डीआई करेंगे, फिर कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे जो भी संभावना है इस वर्ष आने की। तो पूछा गया कि अब यहाँ पे कि औसत से कितने सालों में कब आयात हुआ है। तो औसत है 1216.66, तो इससे कम कब कब हुआ है। इससे कम देखो, सबसे पहले 700 हुआ तो वो भी कम है, 900 हुआ वो भी कम है, 1200 हुआ वो भी कम है, फिर अगले साल 1200 हुआ वो भी औसत से कम है। 1300 जब हुआ तब औसत से ज्यादा हो गया। तो एक दो तीन चार, 4 साल ऐसे हैं जब आयात औसत से कम है। अब फिर आज क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि और एक्स के औसत आयात से कम वर्षों का अंतर क्या है, मतलब कि अधिक अधिक आयात और कम आयात वर्षों का अंतर। तो कम आयात वाले वर्ष 4 है, अधिक आयात वाले वर्ष 2 है, इसका डिफरेंस 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि सिंपल सा है कि जो औसत है, औसत से ज्यादा कितने वर्षों में आयात हुआ है, औसत से कम कितने वर्षों में आयात हुआ है, फिर दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस माइनस कर देंगे। अंतर पूछा जाएगा तो हमेशा माइनस करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी कभी आपसे अंतर पूछे तो उसको क्या करेंगे, आप सेपरेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात उसके औसत से कितनी है। ये 2018 से 2019 मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहा है। लास्ट ईयर में जो है वो 2000 का उत्पादन हुआ है। तो लास्ट ईयर में 2000 का उत्पादन हुआ है और औसत कितना है टोटल, ये है 1216.66। तो औसत से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये पूछा गया है। औसत का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना एक्स्ट्रा है। 2000 1216 से मतलब वही परसेंटेज निकालना है कि औसत से कितना ज्यादा अ, आयात है। मतलब 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, हाँ एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो कितनी इंक्रीमेंट हुआ है, तो 1216 से 2000, 1216.66 से 2000 हो गया है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो 1216 ये 783.34 आ जाएगा। ठीक है, या 44 कर सकते हैं, 34 783। ठीक। अब ये कितने पे इंक्रीज हुआ है, ये 1216.66 पे हुआ है, तो इसका परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 100। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 783.34 और इसको डिवाइड करिए 1216 से। इसको देखिए अप्रोक्सीमेशन, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो हो जाएगा काम हमारा, कभी 5 मिनट तो लग ही जाएगा इसमें। तो 78 33 4 अपॉन में क्या है 1216.66 इंटू 100। तो फर्स्ट नंबर उठा लीजिए, ऊपर का 78 और नीचे का 12, उसको भाग करके देख लीजिए क्या आएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 78। तो जब डिवाइड करेंगे 12 छंग 72, यहाँ 6 बचेगा, पॉइंट जीरो मतलब पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे और भी नंबर हैं। तो 60 कर लेते हैं, 12 पंचे 60, तो लगभग 65 के आसपास आ रहा है। 65 के आसपास आ रहा है, तो 65 के आसपास हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 64.38। इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। को समझे आप अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, कितनी कितना बड़ा तीर है जो आपको कितनी फास्ट आंसर कैलकुलेट करके देता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करके सीखिए।
कि कब हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, जब गुणा भाग हमारे बस के बाहर हो जाए। अब इतना बड़ा भाग करने बैठेंगे, 5 मिनट तो काटने में लगेगा, फिर इसको भाग करना पड़ेगा लास्ट में, तब जाके कहीं आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल सा बता दिया कि आगे के 2 नंबर उठा के डिवाइड करके चेक कर लो, अगर आसपास ऑप्शन मिलता है तब तो सही है, अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो दिक्कत होती। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 को आते हैं, नया डीआई हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया हुआ है, सब टन में दिया हुआ है, और उसका क्वेश्चंस पूछा गया है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। अब गेहूं उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, तो ये वाला गेहूं उत्पादन है। अब देख लीजिए किस साल गेहूं के उत्पादन में कमी हुई है। तो 2011 में 6121 है, 2012 में 7000 है, तो इंक्रीज हुआ है। 2013 की बात करें 7112, तो पिछले वर्ष की तुलना में इंक्रीज हुआ है। 2014 में ये डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे 7056 हो गया है, 7100 से 7000 हो गया। फिर से 7000 से 6896 हो गए, फिर से कमी हुई है। तो 2014 में भी कमी दिख रही है, 2015 में भी कमी दिख रही है। तो 2 सालों में मतलब 2 ईयर ऐसे हैं जब गेहूं के उत्पादन में गिरावट दिखाई दी है। उसके बाद तो इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज आगे भी। तो 2014 2015 क्या ऑप्शन ऑप्शन में तो दोनों है, ए ऑप्शन सी ऑप्शन। 2013 से 14 में भी गिरावट दिखाई दी है, 2014 से 15 के बीच में भी गिरावट दिखाई दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कोई भी एक आंसर कर दीजिए, आपको फुल नंबर मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है कि सभी बच्चों को, जो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे, सबको पूरा नंबर दिया जाता है। पूरा 1 नंबर 2 नंबर जो भी रहा होगा, सभी बच्चों को बराबर वो नंबर दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनकी क्वेश्चन गलत कह सकते हो या फिर आंसर गलत कह सकते हो। उसका आंसर तो दो आ रहे हैं, मतलब दो आंसर आ रहे हैं, तो एक कोई भी आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। डबल नहीं करेंगे, बस एक ही करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई ए ऑप्शन या सी ऑप्शन जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन केवल एक, क्योंकि दो करने से आपका वो क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा वो मार्कशीट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 या 12 होगा, कि इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। 2013 से 2017 के मध्य, ये है 2013, ये है 2017, इसके बीच में लगातार वृद्धि किस फसल के लिए दर्ज की गई है। तो मक्का की बात करें, अगर मक्का को आप फटाफट चेक कर लीजिए कि वृद्धि है कि कमी, तो ये मक्का है। जैसे ही आप बढ़ेंगे 2013 से 2017 के बीच में, यहां से लेके यहां तक, तो आपको कमी दिख रही है पहले ही, लेकिन पूछा गया है वृद्धि, तो मक्का हटा दो। दूसरा ऑप्शन चेक करो, जौ। जौ में क्या हो रहा है, 210, 200, यहाँ भी कमी दिख रही है, कभी वृद्धि कभी कमी, कभी वृद्धि कभी कमी, तो ये भी नहीं होगा। दालों दालों को चेक कर लो, दालें कहाँ पे हैं, दालें ये हैं। इसमें देख लो 680, 310, 370, 300, इसमें कभी कमी कभी वृद्धि, ये भी नहीं होगा। तो बचा बाजरा, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। फिलहाल बाजरा को चेक करते हैं 2013 से 2017 के बीच। तो 780 से क्या हुआ, 1110, 1110 से 1160, 1160 से 1450, 1460, लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बाजरा होगा। ऐसे भी चेक करते हैं, हमेशा पेन पेपर लेके कैलकुलेशन करने ही नहीं बैठ जाएंगे। हमेशा कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है डीआई में। क्वेश्चन पढ़ के आपको पहले डाटा को ऑब्जर्व करना है कि हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अगला पूछा गया है कि 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था। आलू का औसत उत्पादन पूछा गया है, टोटल सालों में जितने भी ईयर हैं सबका औसत उत्पादन पूछा गया है। तो आलू को सबको ऐड कर लो, जोड़ लो, और कितने डेटा है, 7, 7 से डिवाइड कर दो। तो आलू को ऐड करेंगे तो 5 2 7, 7 5 12, 5 17, ये 4 4 2 6, 6 4 10, 11, 11 4 15, फिर 3 2 5 6 7 8 9, 9 3 12, 12 4 16, 4 20, 2057 डिवाइडेड बाई 7।
तो 1 2 3 4 5 6 7 डाटा है। तो 7 से 2057 को डिवाइड कर लो। 7 दूनी 14, 6 बचेगा। 7 बचे, 7 सॉरी, 7 9 63। तो 29 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है 29, क्योंकि 2 9 3 आगे आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें, ऑप्शन मिल जाए बस काम खत्म वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 14 हो गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे पूछा गया था कि, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। इसको ऑप्शन से चेक करिए आप, ऑप्शन देख के चेक कर लीजिए कि कौन सा आंसर मिलेगा आपको। जॉब को चेक कर लीजिए, 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में चेक करना है। तो पिछले 2016-17 का पिछला वर्ष 2015-16 होगा। तो जौ को अगर ये 15-16, ये 16-17 जौ की बात करते हैं तो जौ है ये आपका। ये 2 साल में पिछले वर्ष की तुलना में क्या गिरावट है? नहीं है, पिछला तो 160 था, अगले साल का 216 हो गया, बढ़ गया, वृद्धि दर्ज हो गई। बाजरे की बात करते हैं तो बाजरा चेक करिए, ये बाजरा है, पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई तो आप कहेंगे नहीं हुई, तो बाजरा भी नहीं होगा। चावल को चेक कर लीजिए, चावल पिछले वर्ष की तुलना में गिरा है। हाँ, तो 826 से 812 हो गया है तो गिर गया है, तो चावल इसका आंसर हो जाएगा। आलू को चेक करते हैं, आलू में भी बढ़ोतरी हुई है, तो चावल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आप इसका आंसर निकालिए, देखते हैं कौन कौन निकाल के लाता है। अंदाजन पूछा गया, अंदाजन मतलब वही अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितने गुना है। 2015-16 में आलू कितना है? 2015-16 में आलू, आलू कहाँ गया? 2015-16 में आलू है 400। 2015-16 में आलू है 400 और 2010-11 में कितना था? 200। 210 से कितना गुना है? तो अगर केवल 200 होता नीचे तो दोगुना हो जाता, ठीक है, दोगुना। और लेकिन 210 से ज्यादा है, तो अगर अभी बताया कि डिनोमिनेटर या हर हर की संख्या में अगर वृद्धि होती है तो टोटल भिन्न का मान घट जाता है। जैसे आप एक एक ऑप्शन देखिए, जैसे हमारे पास 10/2 लिखा हुआ है। अब हर हर को अगर बड़ा कर दे, हर को अगर बड़ा कर दे, मान ले 5 कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू जो होगी 10/2 की, ये होगी 2 पंचे 10, 5 आया आंसर। इसकी वैल्यू निकालोगे तो 5 दूनी 10, 2 आएगा। तो जब हर छोटा था तो वैल्यू ज्यादा थी, जब हर बड़ा हो गया तो वैल्यू घट गई। तो भिन्न में जब कभी हर इंक्रीज करता है, हर बढ़ता है, तो भिन्न की वैल्यू घटती है। तो ये हम आइडिया यहां से लगा सकते हैं कि अगर ये 400 के नीचे 200 होता तब तो दोगुना हो जाता उत्पादन, ठीक, हम दोगुना लगा देते। लेकिन ये 200 नहीं, 210 है, तो 2 से कुछ कम आया होगा, 2 से हल्का सा कुछ कम आया होगा। तो हल्का सा कुछ कम ऑप्शन कहाँ है? हल्का सा कुछ कम ऑप्शन तो डी में है। कुछ कम ऑप्शन है, बाकी ए ऑप्शन तो ज्यादा कम है, क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है 10 का। तो 10 का इंक्रीमेंट मतलब 0.10 लगभग डिक्रीज हो जाएगा टोटल वैल्यू में। ये बात समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, बिना किसी झिझक के लगा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल वहां पे श्योर ही होना है कि क्या होगा, तो आप इसको भाग करके देख लीजिएगा, 0 0 कैंसिल करेगा, 21 से भाग कर लीजिएगा 40 को। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर भी सकते हैं आप लोग, तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट डीआई पे आते हैं। आज की लास्ट डीआई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 देती है, और इसको ऑब्जर्व करके तुरंत फटाफट परसेंट रेशियो का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु या शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो डी चार्ट अगर आप देखते हैं, ये टेबल आपको दिया हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। ए, बी, सी, टी, तीन दुकानदार हैं, तीन व्यक्ति हैं।
और ये अपनी कुछ चीजें बेच रहे हैं, तो वही पूछा गया है कि मंगलवार को ए ने कितना बेचा। मंगलवार को ए ने बेचा 35। ठीक, इसका रेशियो चाहिए हमें। शनिवार को सी द्वारा बेची गई, शनिवार को सी ने कितनी बेची है, 45, 45। तो 5 9 45, 5 7 35। तो 7:9। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, इसका भी आंसर आप कर सकते हैं फटाफट। कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। सोमवार को डी कितना बेच रहा है, 20। फिर शनिवार को सी कितना बेच रहा है, 45। तो कितना प्रतिशत है, 20/45 × 100। यही परसेंटेज ही आपको निकालना आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज यही है। तो 5 से काटेंगे, 5 × 20, 5 9 45। तो 400/9। अब देखिएगा अप्रोक्सीमेशन, फिर यहाँ लगाएंगे 400/9। 9 की जगह अगर 10 होता, 400 की जगह बटे 9 में अगर 10 होता तो 40 आता, 40 आता, ठीक। लेकिन कम है। अब हर अगर कम पड़ेगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, जो भिन्न का मान आया। अगर हर बड़ा होता था तो वैल्यू डिक्रीज करती थी। अब हमने 9 से 10 लिया है, तो अब ओरिजिनल पे जाएंगे तो कम होगा ना। इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो कम होगा, तो इसकी जो वैल्यू बढ़ेगी तो 40 से ज्यादा आएगी। तो 40 से ज्यादा तो कई ऑप्शन है, करेक्टली हम आंसर नहीं टिक कर पा रहे इसमें कौन सा है, तो इसके लिए भाग करना पड़ेगा। तो 9 से भाग कर लीजिए 400 को, तो आ जाएगा 9 × 4 = 36। 4 बचेगा, फिर से 40 हो जाएगा, फिर से 36। तो 44 पॉइंट समथिंग आएगा, 44.44। यही सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मिल सकता है, उसके बाद आप तुरंत पूरा आंसर दे के आगे बढ़ सकते हैं। ये काम आपको डीआई में करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मित्रों, 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका आंसर जो लोग दे देंगे वो समझ लीजिए उसको डीआई आ गई, डीआई की समझ आ गई। डीआई बाकी आती तो सबको है, सब लोग कैलकुलेट, जोड़ घटाना गुणा भाग तो सभी कर लेते हैं। बात यह है डीआई की समझ विकसित करना अपने माइंड में, एग्जाम के टाइम पे डीआई के सही आंसर निकालना, ये बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग करते क्या है कि जल्दी में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है कि आखिर पूछा क्या गया है, और फटाफट कुछ ना कुछ सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जब तक सही अप्रोच नहीं करेंगे तब तक आंसर भी सही नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। तो बी द्वारा सोमवार, मंगलवार, शनिवार, आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि बी द्वारा देख लो सोमवार, मंगलवार, शनिवार कितना बेचा गया है। सोम मंगल शनि, इसका जोड़ लेंगे, सी का जोड़ लेंगे, ऐसे ही डी का जोड़ लेंगे, फिर आएंगे उसका औसत निकालने। तो सब बेकार हो जाएगा मामला। क्रमशः लिखा हुआ है, ये वर्ड ध्यान रखना, क्रमशः। इसका मतलब बी के लिए हमें सोमवार का बिक्री निकालनी है, सी के लिए मंगलवार की बिक्री, और डी के लिए शनिवार की बिक्री। तो बी सोमवार को कितना बेच रहा है, 45। उसके बाद सी मंगलवार को कितना बेच रहा है, सी मंगलवार को 48 बेच रहा है। और डी शनिवार को कितना बेच रहा है, डी शनिवार को 40 बेच रहा है। तो इसका औसत निकालना है, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर ऐड करेंगे टोटल, तो हमारे पास आ जाएगा 45 45 90, 3 93, 93 और 40 जोड़ेंगे 134। 134/3 से डिवाइड कर लो, 3 चौके 12, 14 आएगा, फिर 3 चौके 12, 44 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत निकालना है तो चीजों को जोड़ के जितनी चीजें हैं उनसे डिवाइड करना पड़ता है। अगर कोई नहीं भी औसत जानता है तो वो समझ ले, सीख ले। यहाँ पे एवरेज इसको कहते हैं हम लोग। तो एवरेज में क्या होता है, चीजों का, वस्तुओं का जोड़ बटे वस्तुओं की संख्या, या फिर यहाँ पे जो भी हमें डेटा दिए होते हैं उनका जोड़ बटे डेटा की संख्या, मतलब आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। औसत का सूत्र ही यही होता है कि आंकड़ों मतलब डेटा, जिसको हम कहते हैं डीआई में आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये औसत होता है।
आंकड़ों की संख्या मतलब कितने आंकड़े हैं, यही हमने किया। यहाँ पे आंकड़ों का जोड़ ऊपर 45 48 प्लस 40 ये जोड़ कर लिया बटे इनकी संख्या। कितनी संख्या है, एक दो तीन संख्या, तो तीन से डिवाइड कर दिया, औसत आ गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या देता है, हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे कि सप्ताह के सभी 4 दिन में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। डी की तुलना में बी में कितनी वृद्धि आई है, तो जिसकी जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखा जाता है। तो डी को नीचे रखा जाएगा, और बी की प्रतिशत वृद्धि पूछ रही है तो बी का ऊपर रहेगा इंटू 100। तो सप्ताह के सभी चारों दिन की बात करते हैं, तो बी अगर चारों दिन की बात करता है तो ये सबको ऐड कर लो। ठीक, उसके बाद डी चारों दिन का निकालना होगा तो ये सबको कुछ ऐड कर लेना। तो इसको ऐड करोगे, जैसे 8 5 13 एक आएगा, और 5 5 10 2 12 4 16 163 आ रहा है। डी को ऐड कर लीजिए, 6 1 7 और 2 2 4 4 8 4 12 127 आ रहा है। वृद्धि कितनी हुई है, तो 127 से 163 कितना होता है, 36, लगभग 36 की वृद्धि होगी। बी में वृद्धि है 36 की। ठीक है, तो 36 अपॉन 127 डी की तुलना में पूछा जा रहा है, गुणे 100। तो 36/127 गुणे 100। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, तीन एक कम तीन, तीन दूनी छः, ये कटेगा नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमें डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 127 3600, ये हमारे पास हो जाएगा 3600 अपॉन 127। ये 127 लिखा हुआ, थोड़ी देर के लिए 125 मान लीजिए, अप्रोक्सीमेशन तो लगाएंगे ही हम, यही आपको तो सिखाना है। थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, 125। ऑप्शन भी दूर दूर हैं थोड़ा, 28 29 में हो सकता है, बाकी चेक करते हैं एक बार। अगर हम थोड़ा सा कम मान लेते हैं 125, तो पाँच, पाँच दूनी 10 पचम 25, पाँच छके 30, पाँच सत्ते 35, और पाँच दूनी 10, 720/25 फिर से डिवाइड कर लेते हैं, पचम 25, पाँच एकम पाँच, पाँचों के 20, पाँचों के 20, 144/5। तो 5 से डिवाइड करते फिर इसको, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 44 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 4 फिर से 28.4, 28.8, 5 अट्ठे 40, तो 28.8 आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में है 127, 125 से थोड़ा ज्यादा, मतलब हर इंक्रीज करना पड़ेगा हमें। हर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू हल्का सा 28.8 से कम आएगी, क्योंकि अभी बताया कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है, हर को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी, एक्चुअल वैल्यू, वो थोड़ा सा घट जाएगी। अब 28.8 से थोड़ा सा कम केवल एक ही ऑप्शन है, 28.3, ऑप्शन नंबर डी। ये होता है अप्रोक्सीमेशन, अन्यथा आपको पूरा 127 से 3600 को भाग करना पड़ता, तो उसमें थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती थी। लेकिन 125 मान के आप और तेजी से काट पीट के इसको कैलकुलेट करके 28.8 निकालेंगे आंसर। फिर देखेंगे कि हर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मतलब 28.8 से थोड़ा सा कम आंसर आ जाएगा, तो 28.3 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आज क्वेश्चन नंबर 20। अप्रोक्सीमेशन समझ गए होंगे, जिसको दिक्कत आती है तो एक्चुअल में गुणा भाग करके देख भी सकता है, आंसर सेम आएगा दोनों कंडीशन में ही। तो यहाँ पे पूछा गया, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। अब दोनों का औसत निकालो, सोमवार को क्या बेचा गया है, कितना बेचा गया है, ये सब बेचा गया है, और किस दिन का पूछा गया, शुक्रवार के दिन में ये बेचा गया है। तो औसत के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सोमवार के दिन सोमवार का औसत, सोमवार का एवरेज, इसका जोड़ मतलब 40 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 20 सबका ऐड कर दो, तो 5 5 10, एक आएगा हासिल, तो 3 2 5 4 9 9 4 13, 130 आ रहा है ये। तो 130 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद किसका औसत है, शुक्रवार का, शुक्रवार
इसका एवरेज निकालेंगे, इसको ऐड कर लो। तो 5 8 5 13, 13 5 18, एक 19, 9 1 5 1 6 7 8 9 10, 109 आएगा। तो 109/4, इसका अंतर पूछा गया है, तो 130/4 माइनस 109/4। डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम मिल जाएगा, 130 माइनस 109 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21। तो 4/21, 4 से डिवाइड कर लो इसको, 4 पंचे 20, और एक बचेगा, 4 2 8, 4 पंचे 20, 5.25 आएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो आप 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर कर ही लेंगे। तो ये रहे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप 20 में 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ऐसी हमारी उम्मीद है, जिसके लिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और अगली डीआई में हम थोड़ा सा और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, या फिर आप लोग कहेंगे तो हम 2022 की डीआई आपको सॉल्व करा देंगे। उसमें देखिए कितना आसान और कितना बेहतरीन तरीके से। कुछ डीआई में थोड़ा डाटा दे देते हैं जंबल फॉर्म में, तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है, बट ज्यादातर बहुत ही बेसिक डीआई आपसे पेट में पूछी जाती है। तो ये इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एंजॉय करिए, और बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे आपको 2022 की पेट डीआई। और फिर हम कुछ नई डीआई भी करेंगे, जिसमें अलग अलग नए नए क्वेश्चन शामिल होंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।